नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटी की सीरीज चला रखी है चिड़िया की आंख। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट में हम आपको दे चुके हैं और आज तीसरे पार्ट की बारी है, जिसमें हम आर्टिकल 71 से आर्टिकल 88 तक की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। तो आपके संविधान में 4 तरह के दंड जो हैं वो आपके संविधान में दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है जिन्हें वो माफ़ कर सकता है? सबसे पहला है क्षमा। क्षमा में क्या होता है, उस पर जो दंड मतलब आर्थिक हर्जाना दिया हुआ हो और बंदीकरण दोनों से उसे मुक्ति मिल जाती है, मतलब उसे पूर्णतः छोड़ दिया जाता है। क्षमा करना हो गया ये। दूसरा आता है लघुकरण। लघु से आप समझ रहे हो कि कम करना, लघुकरण मतलब कम करना। तो उसका जो पहले से कारावास है, जो पहले से दंड है, उसके दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है। मतलब मृत्युदंड है तो कठोर कारावास कर देंगे, कठोर कारावास है तो साधारण कारावास कर देंगे। इस तरह से उसका स्वरूप बदल दिया जाता है और समय उसका वही रहता है। बात समझ में आ रही है? तीसरा आ जाता है परिहार। परिहार में क्या होता है कि आपका समय नहीं, आपका वो दंड का स्वरूप नहीं बदला जाता, परंतु समय कम कर दिया जाता है। उसमें समय नहीं कम किया जा रहा था, इसमें समय कम कर दिया जाता है। उसमें दंड का प्रारूप बदला जा रहा था, इसमें प्रारूप जो है दंड का नहीं बदला जाएगा। अगर कठोर कारावास है तो कठोर कारावास, और अगर साधारण कारावास है तो साधारण कारावास। हाँ, अगर दंड आपको 10 साल का है तो वो 5 साल का हो सकता है, 5 का है तो 2 का हो सकता है, जितना भी चाहे हो सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है विराम या प्राविलंबन कह सकते हो इसे। प्राविलंबन एक ऐसा है कि आपको जो भी दंड दिया हो उस पर एक तरह से रोक लगाना। रोक इसलिए लगाई जाती है ताकि जो है आप अपनी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास में डाल दें। जैसे कि गर्भवती स्त्री जो है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, आपने याचिका डाली राष्ट्रपति के पास में, अगर राष्ट्रपति ने एक बार क्षमादान याचिका आपकी रद्द कर दी तो दोबारा आप जो है राष्ट्रपति को ये क्षमादान याचिका नहीं डाल सकते। ये 4 तरह की बातें मैंने आपको बताई। इसमें आगे चलते हैं। किस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 75(3) के तहत। 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अब 75 की बात हुई है तो हम 75 में बता देते हैं क्या होता है। 75 में क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, आर्टिकल 75 में ये कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। 75(1) में जितने भी तुम्हारे मंत्री हैं सबकी नियुक्ति है। 75(1) में प्रधानमंत्री सहित और अन्य जितने भी मंत्री हैं। 75(2) में जितने भी मंत्री रहेंगे सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। इसका मतलब होता है, प्रसाद पर्यंत का मतलब जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें हटा सकता है और जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें रख सकता है, कितने भी साल के लिए। मतलब कहने का मतलब ये कार्यपालिका 5 साल तक बनती है उसके लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है 75(3). इसमें साफ साफ कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, परंतु अगर व्यक्तिगत तौर पे हम बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के प्रति, कि जो भी काम मंत्रिपरिषद कर रही है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को होनी चाहिए। हालांकि प्रधान तो मंत्रिपरिषद का कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात समझ में आ रही है? परंतु जो काम वे करें उसकी जानकारी राष्ट्रपति को होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 75(4) में क्या कहा गया है? मंत्रियों के लिए शपथ की बात कही है, मंत्रियों के लिए शपथ की। इसी के तहत 75(5) में क्या कहा गया है? 75(5) में ये कहा गया है अगर कोई भी मंत्री 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं बनता है तो उसे अपना पद जो छोड़ना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी तरह से आर्टिकल 75(6) है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि मंत्रियों के भत्ते और वेतन कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। संसद द्वारा जो है मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से किसका वेतन संचित निधि पर प्रभावित नहीं होता? ये गलत है, जो संचित निधि पर भारित नहीं होता, ये मैंने भारित लिखा होता है, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, तो संचित निधि पर भारित नहीं होता। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 76 में। तो आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक मालिका परीक्षक सभी के जो वेतन और भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित हैं। बात समझ में आ रही है?
तो उन्हें संचित निधि से। इसका वेतन कहाँ से किया जाता है? राष्ट्रपति तय करता है, मतलब केंद्र सरकार तय करती है इसका जो वेतन होगा वो क्या होगा, क्या वेतन देना है। नेक्स्ट आ जाता है किस आर्टिकल के में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने सभी कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराता है? जी हाँ, साफ साफ लिखा गया है हमारे संविधान में कि प्रधानमंत्री जो काम करेगा उसकी खबर राष्ट्रपति को देनी चाहिए, उसकी खबर वो देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में सीधा सीधा कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेगा उसकी राष्ट्रपति जो है को जानकारी जरूरी देगा, उसका दायित्व तो बनता है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता? सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। देखो, राज्यसभा का सत्रावासन किया जा सकता है परंतु इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता। सत्रावासन मतलब सत्र का समाप्त हो जाना, ठीक है। भंग का मतलब नष्ट कर देना। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यही यहाँ से पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 83 का ए। आर्टिकल 83 में वैसे संसद के कार्यकाल का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 81 में ये कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, अर्थात राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 82 की अगर मैं बात करूं, इसमें ये कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के तहत 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के तहत 1 साल जो है बढ़ाया जा सकता है अगर आपातकाल लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट आते हैं, किस आर्टिकल के तहत मंत्री और महान्यायवादी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में जितने भी मंत्री हैं और महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, उन्हें अधिकार है। बात समझ में आ रही है? आइए आगे चलते हैं। निम्न में से जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों को कौन बढ़ाया घटा सकता है? बिल्कुल सही बात है कि संसदीय सीट जो है कब बढ़ सकती हैं घट सकती हैं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परिसीमन आयोग। जी हाँ, परिसीमन आयोग स्पेशली बनता ही इनके लिए। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है और ये केवल बनता ही इन्हीं के लिए है कि संसदीय सीटों का वो जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का परिसीमन करने के लिए, ठीक है। आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मंत्रिपरिषद का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष की बात करिए तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है परंतु सांकेतिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी कौन होता है जो विजेता घोषित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं मिलेगा ये आपको बहुत ही मुश्किल से। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोकसभा का महासचिव। लोकसभा का जो महासचिव है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और वही विजेता घोषित करता है कि कौन राष्ट्रपति बना है और कौन नहीं बना है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस आर्टिकल के तहत संसद सदस्य चयनित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं? जी हाँ, संसद सदस्य होने के लिए क्या अर्हताएं हैं वो किस आर्टिकल में दी गई हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आर्टिकल 84 में ऐसा कहा गया है कि जो सांसद सदस्य जो मतलब सांसद बनने हैं वो किस आर्टिकल के तहत उनकी अर्हता क्या होनी चाहिए। जिस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मैंने आपको बताया था, उनकी अर्हताएं जो थी 58 में और जो उपराष्ट्रपति की थी वो मैंने अर्हताएं बताई क्या क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, निम्न में से किस आर्टिकल के तहत मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए जा सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे मैं बात कर चुका हूँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 75(6) के तहत वेतन और भत्ते जो है संसद इनका निर्धारित करती है। आर्टिकल 75 में मैंने बताया कोई 6 महीने से ज़्यादा अगर संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, वरना जो है उसका पद जो है खाली करना पड़ेगा। 74 में मैंने आपको क्या बताया, 74 में मंत्रियों की शपथ है और 73 में क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत से रूप से कौन से आर्टिकल के तहत होती है तो आप इसका आंसर 75(2) बताओगे, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद। तो इसका मतलब यही है ना, व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, काम तो प्रधानमंत्री करता है और अन्य मंत्री करते हैं, जितने भी बिल लाते हैं
पर नाम किसका चलता है भाई? नाम चलता है राष्ट्रपति का, कि हाँ ये राष्ट्रपति ने कहा है, राष्ट्रपति के हिसाब से काम हो रहा है। काम कोई और करता है, नाम किसी और का चलता है, तो राष्ट्रपति का नाम चलता है। किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो कौन सा आंसर इसका हो सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में इसके ए में ये सीधा सीधा कहा गया है 77 के ए में कि जितनी भी कार्यपालिका नियम बनाएगी या कोई भी कार्रवाई करेगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही कार्रवाई करेगी। बात समझ में आ रही है? चाहे बेशक प्रधानमंत्री कर रहा है, करेगी उसके नाम से। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। अगले जो आपके अनुच्छेद आने वाले हैं ये 89 से आने वाले हैं और 89 से मैं कोशिश करूँगा कि ये 1110 तक हो जाएं। 89 से 1110 तक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।